सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने निकाली रैली, उठाई काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग। काशी विद्यापीठ बीकॉम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ के बीच काउंसलिंग हुआ स्थगित। बीएचयू के आईटी ग्राउंड पर खेला गया भारत और बांग्लादेश के दिव्यांग क्रिकेटरों का मैच, बांग्लादेश ने भारत को हराया। और स्वामी अग्रसेन पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में आयोजित हुआ तनाव मुक्ति एवं एकाग्रता हेतु 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर। और अब समाचार विस्तार से। बीएचयू में आईआईटी मैदान में भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच खेला गया। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन व दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सौजन्य से वाराणसी में बीएचयू के आईआईटी मैदान में प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच देश का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच का शुभारंभ सुनील ओझा, सह प्रभारी भाजपा उत्तर प्रदेश व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पैरा ओलंपिक भारत के अध्यक्ष अर्जुन अवार्ड एवं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री दीपा मलिक ने दीप प्रज्वलित करके किया। भारत के कप्तान सुब्रो जाडर व बांग्लादेश कप्तान फैजल खान सुमित के बीच टॉस हुआ, जिसमें बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का चुनाव किया। भारत की तरफ से सचिन शिवा एवं लव वर्मा ने बैटिंग की शुरुआत की। भारतीय टीम ने सधी हुई शुरुआत करते हुए प्रारंभ के 10 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट पर 39 रन बना लिया था। भारत का पहला विकेट 30 रन के स्कोर पर लव वर्मा के रूप में गिरा, जिन्होंने 22 गेंद खेलकर 12 रन का योगदान दिया। आउटफील्ड गीला होने के कारण भारतीय बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। भारत की ओर से गुलामदीन ने सबसे अधिक 28 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 30 गेंद खेलकर एक छक्के एवं एक चौके की मदद से पूरा किया। सचिन शिवा ने 44 गेंद खेलकर 26 रनों का योगदान दिया। भारत की टीम ने 25 ओवरों में 5 विकेट खोकर 117 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से बॉलिंग करते हुए तीर्थों ने 14 रन खर्च करके 3 विकेट लिया, जबकि हृदय ने 27 रन खर्च करके 2 विकेट लिया। जवाब में खेलते हुए बांग्लादेश सुमित खान एवं जुबेल ने बैटिंग की शुरुआत किया। सुमित खान ने 41 बॉल खेलकर 25 रन का योगदान देकर रिटायर्ड हट हुए, जबकि जुबेल ने 9 गेंद खेलकर 3 रनों का योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से शरीफ ने 19 गेंद खेलकर 19 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 20 ओवर 4 गेंदें खेलकर मैच को जीत लिया। तीर्थों ने 37 रन का स्कोर एक चौके की मदद से पूरा किया। हृदय ने 23 रनों का योगदान 13 बॉल खेलकर एक छक्के और एक चौके की मदद से पूरा किया। भारत की ओर से श्री प्रकाश ने 5 ओवर में 20 रन खर्च करके 1 विकेट लिया। लव वर्मा ने 5 ओवर में 14 रन खर्च करके 1 विकेट लिया, जबकि दिवाकर ने 4 ओवर 4 बॉल में 32 रन खर्च करके 1 विकेट लिया। मैच की विजेता ट्रॉफी बांग्लादेश दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान सुमित खान ने ग्रहण किया, जबकि उप विजेता की ट्रॉफी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट के कप्तान सुब्रो जाडर ने ग्रहण किया। निश्चित रूप से हर खेल को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं व्यवस्था। शनिवार की दोपहर मलदैया स्थित अनुज डिडवानिया के ऑफिस में महानगर उद्योग व्यापार समिति की एक बैठक बढ़ती महंगाई, गिरते व्यापार पर परिचर्चा के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रेम मिश्रा, संचालन महामंत्री अशोक जायसवाल ने किया। प्रेम मिश्रा व अशोक जायसवाल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि आज डॉलर के बदले रुपए की कीमत 81 हो गई है, अतः देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और खुदरा व्यापार निरंतर समाप्त हो रहा है। इस पर व्यापारी व उद्यमी वर्ग काफ़ी चिंतित है। रोजमर्रा की सामानों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये पूरी तरह से टूट रहा है, इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? अनुज डिडवानिया एवं सोमनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात है उसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं। आज की बैठक में मुख्य रूप से गोकुल शर्मा, पंकज अग्रवाल, मनीष चौबे, राहुल मेहता, अनिल सेठ,
श्री कृष्ण चरणदास अग्रवाल, संजय सिंह, राम भजन अग्रहरि, जगन्नाथ अग्रहरि, आशुतोष सिंह, सुजीत गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद थे। बढ़ती महंगाई पर आज व्यापारी बहुत चिंतित हैं। बहुत दिन से व्यापारियों के अंदर एक कौतूहल सा विषय है कि आज महंगाई धीरे धीरे बढ़ते हुए आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज रिकॉर्ड हो गया कि 81 रुपये डॉलर का भाव हो गया। और डॉलर का भाव अगर 81 रुपया हो जाता है तो ऑनलाइन से लेकर के जितने भी व्यापार हैं सब व्यापार में महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब खुदरा व्यापारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज स्थिति ये है कि मार्केट के अंदर जहां 100% बिक्री होनी चाहिए, दशहरा का माहौल है, बिक्री 30% पर है। आज व्यापारी बहुत चिंतित है। अगर इसी तरह से सरकार की नीति खुदरा व्यापारियों की तरह से खुदरा व्यापारियों के लिए बनी रहेगी तो आगे आने वाले समय में 1 लाख शटर गिर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा घटना होगा ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए। आज इतनी ख़राब स्थिति है व्यापार की कि व्यापारी धीरे धीरे अपने शटर को गिरा रहे हैं और सरकार अभी भी नहीं सुन रही है। सरकार मदमस्त है, मदहोश है कि हमारा सब चल रहा है, जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव सत्र 2021-22 में जीत के बाद छात्र संघ महामंत्री द्वारा शनिवार को छात्र संघ उद्घोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र संघ चुनाव सत्र 2021-22 में जीत के बाद छात्र संघ महामंत्री द्वारा शनिवार को छात्र संघ उद्घोष कार्यक्रम विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में स्थित राजाराम शास्त्री सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष यदुवंश, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार रहे। कार्यक्रम का आयोजन वर्तमान छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर द्वारा किया गया, जिसमें मंच पर मुख्य अतिथि के साथ प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष शशि प्रकाश चंदन, वर्तमान छात्र संघ पुस्तकालय मंत्री शुभम पाल और वरिष्ठ छात्र नेता व पूर्व उपाध्यक्ष उप विजेता दयाशंकर यादव मौजूद थे। संघ उद्घोष के नाम से चयनित किया गया है और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष यदुवंश जी हैं, जो विधानसभा परिषद के सदस्य हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश मंत्री भी हैं। इसमें क्या खास बताया जाता है बच्चों को? देखिए क्या है कि ये देखिए आप देख रहे होंगे अपने अनुभव होते हैं, जितने मुख्य अतिथि जितने लोग आते हैं अपने अनुभव जाहिर करते हैं और छात्र जीवन में किस तरीके से संघर्ष करके और किस तरीके से जो राजनीतिक कड़ी में राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के किस तरीके से हम लोग सकारात्मक विचार को लेकर के चलते हैं, उस तरीके का ये मैसेज देते हैं और मैसेज दे करके छात्र नौजवान साथियों का, छात्राओं का उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं। छात्र शक्ति काशी विद्यापीठ एक बहुत ही ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है देश का, और यहाँ की जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति है, उसने पूरी दुनिया में काशी का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, देश का नाम रोशन किया है। तो इसी उद्घोष कार्यक्रम में मेरा आना। विश्वविख्यात संस्था हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में तनाव मुक्ति एवं एकाग्रता पर 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का समापन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में तनाव मुक्ति एवं एकाग्रता हेतु विश्वविख्यात संस्था हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का समापन हुआ, जिसमें केंद्र की तरफ से प्रोफेसर GS यादव, ध्यान साधक की भूमिका में डॉक्टर श्याम नारायण जी तथा डॉक्टर RD पाल ने ध्यान की बारीकियों को अध्यापकों के बीच रखा और उन्हें ध्यान की विभिन्न मुद्राओं, समय अवधि तथा लेने वाली सावधानियों से रूबरू कराया। अध्यापकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्याम नारायण ने कहा कि संसार में व्यक्ति के पास अनेकानेक मानसिक दबाव और अव्यवस्थित दिनचर्या का संजाल है, जिससे व्यक्ति की प्रतिभाओं का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में राष्ट्र को नहीं मिल पा रहा है। यदि सभी व्यक्ति अपने जीवन में 30 मिनट का समय ध्यान साधना को दें तो वह अपने संपूर्ण प्रतिभाओं का प्रयोग आसानी से कर सकता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे, संतोष पाठक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। आज के व्यस्तता भरे वातावरण में व्यक्ति को बहुत ही शांति होने की ज़रूरत है, एकाग्र होने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ सारनाथ स्थित हार्टफुलनेस जो संस्थान है, उनके तत्वावधान में 3 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया है। ख़ास तौर से ये जो साधना शिविर मैंने आयोजित किया है वो शिक्षकों की आत्म शांति के लिए या एकाग्रता के लिए, उनके ऊपर भी बहुत सारे दबाव रहते हैं, प्रेशर रहते हैं, उसमें शांति आए, उनका मन एकाग्र हो, इसके लिए हार्टफुलनेस ने एक शिविर आयोजित किया है और जिसका लाभ हम लोग पूरे तरीके से उठा रहे हैं। यक्स और वाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट में यक्स पॉजिटिव और यक्स निगेटिव।
तो यक्स पॉजिटिव साइड में यदि आप फोर्सलेस रहें, फोर्स न लगाएं और जो आपका वाई एक्सिस में है आप फोकस करें, तो क्या होगा, वो वही है आपका मेडिटेशन। मतलब ये हुआ आप उलट जाइए इधर, वाई मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में चले जाए जिसमें कि फोर्स लग रहा है, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो कंसंट्रेशन हो जाएगा। बाकी इस तरह से चारों। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र संघ के एक भावी प्रत्याशी द्वारा प्रवेशार्थियों का डाटा लीक किए जाने के मामले को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों और छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीकॉम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दौरान छात्र संघ के एक भावी प्रत्याशी को प्रवेशार्थियों का डाटा लीक किए जाने के मामले को लेकर शनिवार को छात्रों और छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। कुर्सियां व मेज आदि तोड़े गए। इस दौरान विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी और पुलिस पहुंच गए। चीफ प्रॉक्टर ने पहुंचकर उग्र छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्रों के विरोध के कारण काउंसलिंग स्थगित करनी पड़ी। इस संदर्भ में छात्र नेता अंकित कुमार ने मीडिया को बताया कि काउंसलिंग में लगे कुछ लोगों द्वारा प्रवेश के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को डाटा मोबाइल पर एक छात्र नेता को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उस भावी प्रत्याशी की ओर से प्रवेश लेने आने वाले कई छात्र छात्राओं को मैसेज किया गया। मैसेज यह किया गया कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग में पहुंचे, ताकि उनके पास होने के बाद वह भावी प्रत्याशी यह बता सके कि आपका प्रवेश मैंने कराया और उसका वोट बैंक पक्का हो।
इस बात की सूचना जब अन्य भावी प्रत्याशियों को हुई तो वह पहुंचकर हंगामा करने लगे। सुचारू ढंग से चल रहा था। कुछ लड़कों पर मैसेज किसी प्रत्याशी का आया हुआ था, जो पता चल रहा है कि वो जाकर एजेंसी से पूरी की पूरी लिस्ट और जो भी डाटा है उसने निकाल लिया है। उसी को लेकर जो विपक्ष के यहाँ के प्रत्याशी थे उन लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया और काउंसलिंग को रोकने का काम किया। आप लोग की क्या मांगे? हम सब के मांगे यही थे कि अगर जो लिस्ट प्रोवाइड हो रही है तो सबको दिया जाए और नहीं तो किसी को एक को न देकर जो गोपनीय है उसको गोपनीयता को बरकरार रखें। और एडमिशन हो जाने के बाद सारे प्रत्याशियों को लिस्ट मिलता है जिससे वो प्रसार करते हैं क्षेत्र में जाकर, तो वो एक व्यक्ति विशेष को देना कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की ये नाकामी को दर्शाता है, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है। इसी लापरवाही हो सकती है? ये विश्वविद्यालय के जो एजेंसी के लोग हैं उनकी कुछ न कुछ लापरवाही इसमें दिखाई पड़ रही है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी के दर्शन पूजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन के साथ गहनता से विचार विमर्श किया। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी के दर्शन की मान्यता है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि शैलपुत्री खुद इस मंदिर में विराजमान है। यह भी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां भक्तों को दर्शन देती हैं। शारदीय नवरात्रि पर 2 वर्षों से कोरोना महामारी का साया था। अब जब स्थिति सामान्य है तो नवरात्र के पहले दिन भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में शनिवार को पुलिस प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गहनता से विचार विमर्श किया। माता जी के दर्शन के दिन ऐसा है कि पुलिस प्रशासक रहती है और महिलाओं के आने के लिए ब्रैकेट 2 लाइन बनी होती है। पुरुषों को आने के लिए ब्रैकेट 2 लाइन लगी होती है। प्रथम गेट से महिलाएं प्रवेश करती है और चौथा गेट से जो है कि पुरुष प्रवेश करते हैं और तीसरा गेट से पुरुष निकलते हैं और दूसरा गेट से महिलाएं निकलती हैं। क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है? और सुरक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ तो जो बैरिकेड लगी हुई है और पुलिस की व्यवस्था है। और इसके बाद मेला के दिन जो है चिकित्सक अधिकारी आ जाते हैं, कोई कैंप लग जाता है कि दर्शनार्थी कोई भी अचानक किसी का तबीयत गड़बड़ा गया तो उनके लिए व्यवस्था दी जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री का जो पहला दिन है, इसमें पुलिस के अरेंजमेंट के साथ इन्होंने 2 एंट्रेंस और 2 एग्जिट बनाए हैं। अलग से एक VIP एग्जिट बनाया है, इसलिए किसी भी तरीके से कहीं भी भीड़ में स्टैम्पीड होने की कोई संभावना नहीं है। सारी संभावनाओं को नकारते हुए इस तरह के पुलिस अरेंजमेंट किए जाएंगे और इनके वॉलंटियर रहेंगे। इनके वॉलंटियर से काम लिया जाएगा, प्लस पुलिस अपना सुपरविज़न करेगी। कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि लाइन तोड़ करके गलत तरीके से आ जाए, किसी को धक्का हो जाए, किसी को एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का। बिल्कुल सिंपल है, हर बार की तरह इस बार भी अच्छी तरीके से आयोजन किया जाएगा। किस तरह का निरीक्षण किए हैं, इसमें क्या क्या देखा गया? इसमें इन्होंने 2 एंट्रेंस हमें दिखाए हैं हर बार की तरह। तो दोनों ही एंट्रेंस बल्लियों से अलग अलग हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों आने हैं, और 2 एग्जिट दिखाए हैं। तो सेपरेट एंट्रेंस और सेपरेट एग्जिट है, तो इसमें कहीं भी कोई कोइंसाइड होने की संभावना नहीं कि हाँ कोई आदमी किसी जाके लड़ गया या कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है और हम लोग इसको अच्छे पुलिस अरेंजमेंट से अच्छी तरह से संपादित कराएंगे। काशी में मृत पशु अब सार्वजनिक स्थानों पर फेंके हुए नहीं दिखेंगे और न ही इनके सड़ने की दुर्गंध ही आएगी। इसके लिए योगी सरकार खास इंतजाम करा रही है। मोक्ष की भूमि काशी में अब पशुओं का भी शवदाह संभव हो सकेगा। इसके लिए मनुष्यों की तरह पशुओं का शवदाह गृह वाराणसी में बन रहा है। यह उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह होगा, जो अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। चोलापुर विकास खंड क्षेत्र में बन रहे इस इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह की लागत 2.24 करोड़ रुपए है। इस संदर्भ में जिला पंचायत सदस्य गौतम सिंह ने बताया कि वाराणसी में पशुपालन का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन पशुओं के मरने के बाद उनके डिस्पोजल की व्यवस्था अब तक नहीं थी। पशुपालक या तो इन्हें सड़क किनारे किसी खेत में फेंक देते थे या चुपके से गंगा में विसर्जित कर देते थे, जिससे दुर्गंध के साथ साथ प्रदूषण भी फैलता था। साथ ही मृत पशुओं को फेंकने को लेकर आए दिन मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। अब योगी सरकार पशुओं के डिस्पोजल के लिए इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह का निर्माण वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक के जालूपुर गांव में करा रही है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 0.1180 हेक्टेयर जमीन पर 2.24 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बनाया जा रहा है। यह शवदाह गृह बिजली से चलेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार इसे सोलर एनर्जी व गैस पर आधारित करने का भी प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रिक सौदागरी की क्षमता करीब 400 किलो प्रति घंटा के डिस्पोजल की है। ऐसे में एक घंटे में एक पशु का और एक दिन में 10 से 12 पशुओं का डिस्पोजल यहां किया जा सकेगा। अधिकारी के अनुसार डिस्पोजल के बाद बची राख का इस्तेमाल खाद में हो सकेगा। पशुपालकों को और किसानों को डिस्पोजल और खाद का शुल्क देना होगा या ये सेवा निःशुल्क होगी, इसका निर्णय जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जल्द तय करेगा। मृत पशुओं को उठाने के लिए जिला पंचायत पशु कैचर भी खरीदेगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में करीब 5,50,000 पशु हैं। आधुनिक इलेक्ट्रिक सौदागरी बन जाने से अब लोग पशुओं को खुले में नहीं फेंकेंगे। आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की राजधानी वाराणसी का पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। पहले की सरकारों ने पशुओं के आश्रय स्थल और उनके मौत के बाद डिस्पोजल का कोई प्रबंध नहीं किया था, जिससे जल प्रवाह रुकने और खुले में पशुओं के फेंकने से दुर्गंध फैलने और प्रदूषण का खतरा रहता था, जिससे देश और विदेश के पर्यटकों के बीच काशी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती थी। ये उत्तर प्रदेश का पहला सौदागरी है पशुओं के लिए और सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जो गांव में रूरल एरिया में पशु मरने के बाद फेंक दिए जाते थे, उसे दुनिया भर का प्रदूषण ये वो नुकसान ही होता था। उसके लिए जिला पंचायत कार्यदायी संस्था है, उसकी करोड़ों रुपए का सौदागरी यहाँ संदहा में बन रहा है, जो कि हमारे माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी आता है। और इससे जितने भी हमारे ज़िले हैं, ज़िले के आसपास के जितने भी ज़िले हैं और गांव हैं, उनसे जो गांव में जो भी छुट्टा पशु या घर के पालतू पशु मरते हैं तो उनको जलाने की एक व्यवस्था करी गई है और उनके जलने के बाद जो उनका निकलेगा खाद के रूप में वो किसानों को दिया भी जाएगा, वो भी एक काम में आएगा। तो बस यही कहेंगे कि ये जो सौदागरी बन रहा है एक बहुत ही अच्छा कार्य माननीय मोदी जी द्वारा और माननीय योगी जी द्वारा कराया जा रहा है बनारस। भोले की नगरी काशी के अंतर्गृहित क्षेत्र में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग अब तेज हो रही है। भोले की नगरी काशी के अंतर्गृहित क्षेत्र में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग अब तेज हो रही है। इसको लेकर शनिवार को अनोखे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आगमन सामाजिक संस्था और ब्रह्म सेना के पहल पर काश्मीरीगंज स्थित राम जानकी मंदिर में देव मूर्तियों के विधि पूर्वक पूजन अर्चन के बाद बड़ी संख्या में बटुकों ने पंडित राम भरत शास्त्री की अगुवाई में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। 13 बार के सामूहिक पाठ के बाद बटुकों ने जन जागरण यात्रा की शुरुआत की, जिसके जरिए लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। पदयात्रा की शुरुआत प्रख्यात विद्वान पंडित प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, काशी विद्युत परिषद के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय पांडे और प्रोफेसर सुभाष पांडे ने नारियल तोड़कर किया, जिसके बाद हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सैकड़ों बटुकों की 2 टोली हाथों में नारा युक्त तख्ती और सनातनी झंडा लेकर काशी को मांस मदिरा से मुक्त करने की आवाज़ को बुलंद की। काशीवासी करे पुकार, मांस मदिरा मुक्त हो काशी दरबार और दिव्य काशी पवित्र काशी, मांस मदिरा मुक्त हो काशी के नारे से लोगों को जागरूक किया। इस अभियान से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए पंपलेट भी बांटे गए। 11 किलोमीटर चलने वाली यह श्री राम यात्रा राम मंदिर से शुरू होकर कबीर नगर, दुर्गाकुंड, गुरुधाम होते हुए वापस राम मंदिर पहुंची, जबकि दूसरा दल राम मंदिर से गुरुधाम, सोनारपुरा, भेलुपुर, चितमढ़ी होते हुए राम मंदिर पर समाप्त हुआ। पवित्र काशी अभियान के संयोजक एवं आगमन सामाजिक संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि हमारी मांग है योगी सरकार धर्मनगरी काशी के अंतर्ग्रही क्षेत्र में मांस और मदिरा के बिक्री पर रोक लगाए और सप्तपुरी में श्रेष्ठ मोक्ष नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करे। सेना और आगमन संस्था के द्वारा काशी में मांस और मदिरा मुक्त हो, इसके लिए ये आज जो है आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ आज यहाँ राम जानकी मंदिर से गुरुधाम कॉलेज से प्रारंभ किया जा रहा है। मेरी शुभकामना है और इसके साथ में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसकी सफलता के लिए प्रभु विष्णु रामचंद्र जी से, सीता रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि कार्य निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सफल हो। ये धर्म क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में मथुरा में, अयोध्या में, इन तीर्थों में, पवित्र तीर्थों में प्रायः सरकार के तरफ से मांस मदिरा मुक्त कर दिया गया है। काशी इन सब तीर्थों से भी प्राचीनतम तीर्थ है। काशी विश्व का सबसे प्राचीनतम तीर्थ है। सबसे पहले काशी में इस अभियान को जो चलाना पड़ गया है
इस अभियान के चलाने के पहले ही संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज ये ब्रह्मसेना के ब्राह्मण बटुक दल और सभी लोगों ने मिलकर के एक अभियान काशी वासियों ने चलाया है कि काशी जो है मांस मदिरा से मुक्त हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।